नमस्कार। अतिथि, जी हाँ, हमारी वो सीरीज जहां हम लेकर आते हैं आपसे मिलवाने के लिए उन लोगों को जिनका साहित्य में, कल्चर में, जिनका हर चीज़ में कोई ना कोई दखल ज़रूर रहता है और वो उस चीज़ के पारंगत भी होते हैं और वो लेकर आते हैं आपके लिए वो बातें जो आपको कहीं ना कहीं कुछ सोचने पर, कुछ ज्ञान की बातें करने पर मजबूर करती हैं। तो हमारे आज के अतिथि हमारे साथ हैं श्री विकास दवे, साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका विश्वरंग पर। नमस्कार विकास जी, बहुत अच्छा लग रहा है विश्वरंग के इस पटल पर आकर के। और वास्तव में एक लंबे समय से साहित्यिक विमर्श का एक बड़ा केंद्र बन करके विश्वरंग के सारे मंच उभरे हैं, चाहे वह वनमाली सृजन पीठ हो या विश्वरंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य चर्चा। तो इसका हिस्सा बन करके आनंद आ रहा है और इस बात का और आनंद है कि आज एक विकास दूसरे विकास से बात कर रहे हैं। तो सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ें कहीं आपके विद्यालय में, कहीं आपके उस मोहल्ले में, कहीं आपके दोस्तों के बीच कहाँ छुपी हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताएं, आपका बचपन कैसे गुजरा, कहाँ स्कूलिंग हुई और कैसे वो शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ी। वास्तव में मैं एक बहुत छोटे से स्थान से आता हूँ। मेरा जो पैतृक ग्राम है वो बहुत रतलाम जिले का अंतिम छोर जिसको कह सकते हैं, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ सामान्य सा ग्राम था। और आज संभवतः नई पीढ़ी के जो विद्यार्थी बच्चे हैं उनको ये जान करके शायद आश्चर्य भी हो कि मैं जिस सरकारी स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर टाट पट्टियाँ भी नहीं होती थी। हम लोग घर से सीमेंट की बोरियां जो होती है वो साथ में बिछाने के लिए लेकर के जाया करते थे। तो बहुत सामान्य से सरकारी विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई। और इस वाक्य का विस्तार अगर मैं करूं तो ये कहूं कि मेरे जीवन में कभी भी किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ाई हुई ही नहीं। मैं सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में पढ़ता रहा। और चूंकि हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई मेरी उसी ग्राम में हुई और वहाँ से फिर आगे महाविद्यालय के अध्ययन के लिए मैं रतलाम पहुँचा था, चूंकि वो रतलाम ज़िले का ही अंतिम छोर का ग्राम था। तो वहाँ से मेरी महाविद्यालयन पढ़ाई हुई। इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा भी मैंने वहीं रह करके किया और साथ ही शेष जो महाविद्यालयन अध्ययन था उसमें फिर स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, ये सब मेरा रतलाम में संपन्न हो गया था। मैं वास्तव में जो साहित्यिक रुचि की आपने जो बातचीत की जी, मुझे भी कभी कभी आश्चर्य लगता है कि हम लोग कई बार कहते हैं कि आप जब किसी विशेष गुण की ओर, किसी विशेष कला की ओर, किसी विशेष अभिरुचि की तरफ जाते हैं तो प्रकृति एक प्रकार से आपका सहयोग करती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं जब 5वीं 6वीं में पढ़ता था तो उस छोटे से ग्राम में एक वाचनालय हुआ करता था, सार्वजनिक वाचनालय। और वो व्यक्तिगत रूप से एक जैन परिवार उस वाचनालय का संचालन करता था, ट्रस्ट का था वो। वहाँ पर लगभग मेरा ऐसा अनुमान है कि 5000 के लगभग पुस्तकें उस वाचनालय में थी। और विशेष करके आज मुझे सोच करके ये बड़ा आश्चर्य होता है, जबकि मैं एक भारत के इकलौते बाल साहित्य शोध संस्थान का निदेशक भी हूँ और बच्चों के साहित्य पर शोध कार्य संपन्न कराता हूँ। तो अब जिन पुस्तकों के नाम मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, उन पर शोध कार्य करा रहा हूँ, उन सारी पुस्तकों को उस ग्राम के छोटे से वाचनालय में मैंने पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय, जिसको हम वैश्विक बाल साहित्य कहते हैं। जी। तो ईश्वर की कृपा थी कि मैं धीरे धीरे साहित्य से जुड़ता चला गया और वहाँ पर बड़ों का साहित्य भी बड़ी मात्रा में था। उस प्रचुर साहित्य के भंडार से ज्ञान प्राप्त करने की थोड़ी सी पिपासा थी ही और बस पढ़ता चला गया, साहित्यिक रुचि बनी। एक और आश्चर्य की बात ये थी कि मैं हायर मैथमेटिक्स का उच्च गणित का विद्यार्थी रहा, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया, फिर 1 वर्ष मैंने अपनी सेवाएं एमपीईबी में दी। लेकिन इन सब टेढ़ी मेढ़ी पथरीली रास्तों से गुजरते हुए अंततः मैं साहित्य की शरण में पहुंचा। और बाद में चूंकि मेरा स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य से था तो पीएचडी फिर चूंकि बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा आगमन हुआ और बच्चों की एक पत्रिका में मैं 1992 में संपादक हो गया। ईश्वर कृपा से अभी 31 वर्ष हो गए मुझे बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए। तो जब बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में आया और हमने एक बच्चों के साहित्य का शोध केंद्र प्रारंभ हुआ तब मुझे लगा कि मेरे बाल्यकाल के जो बीजारोपण हुए थे साहित्यिक अभिरुचि के,
उन बीजारोपण का वटवृक्ष अब जाकर के खड़ा हुआ है जीवन में। तो कुल मिला के आपने जो ग्राम की बात की थी और प्राथमिक शिक्षा की बात की थी, तो आज मतलब यह सब बताने का एकमात्र कारण ये कि नई पीढ़ी के बच्चों को ये समझना चाहिए कि ईश्वर आपको जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं उसकी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं प्रकारांतर से बनती है, इसलिए इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं कभी भी। तो आपने बाल साहित्य की बात की और मैं उस पर थोड़ी देर और आपसे बात करना चाहूँगा कि एक तो लंबा समय आपने उसमें दिया, और इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि हमारे देश में बाल साहित्य पर छोटे छोटे स्तरों पर तो बहुत काम हुआ, लेकिन समग्र रूप से बहुत सारा काम नहीं हो पाया, और जो हुआ भी वो कहीं ना कहीं बच्चों तक उतना नहीं पहुंच पाया। इसको आपने कैसे एक देखा और इस समस्या या इस चुनौती का सामना कैसे किया? वास्तव में अब चूंकि हम लोगों ने इंदौर में रह कर के बाल साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा काम संपन्न किया, ये कोई व्यक्तिगत काम नहीं था, पूरा का पूरा समाज आधारित काम था। एक लोक न्यास था वहाँ पर, सरस्वती बाल कल्याण न्यास, उसके माध्यम से हम लोग काम में लगे थे। और चूंकि समाज आधारित काम था तो उसको यश भी अच्छा प्राप्त हुआ। 2-3 जो गौरवशाली बिंदु मेरे जीवन में आए बाल साहित्य के क्षेत्र में काम करते हुए, उनमें से मैं प्रमुख मील के पत्थर जिनको मानता हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जिस पत्रिका का मैं संपादक रहा, देवपुत्र का, उस पत्रिका ने प्रसार संख्या का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इन्हें आप कल्पना करिए कि आज हम जितनी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं का सर्कुलेशन देखते हैं, उनकी प्रसार संख्या को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बाल पत्रिका हो, बड़ों की पत्रिका है, उनमें 3,71,000 प्रतियां प्रति माह बच्चों तक पहुंचती थी। अरे वाह! ये सांख्यिकी आपको आश्चर्य में डाल सकती है कि इंदौर जैसे शहर से, और केवल एक ट्रस्ट है वो काम कर रहा है, किसी प्रकार का कहीं से कोई उसको आर्थिक सहयोग नहीं है, लेकिन समाज आधारित काम भी इतना यशस्वी हुआ कि हमने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया प्रसार संख्या का। दूसरा नींव का पत्थर स्थापित हुआ कि वर्ष 2002 में आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी बहुत यशस्वी साहित्यकार रहे। उस समय वे 2 राज्यों के राज्यपाल हुआ करते थे। तो एक बार कुछ देश भर के कुछ अच्छे वरिष्ठ बाल साहित्यकार बैठे, तो हम लोगों के मन में एक प्रश्न उठा कि विदेशों में हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर प्रत्येक देश में आपको बच्चों के साहित्य पर काम करने वाले विश्वविद्यालय मिलते हैं, चाहे वे बच्चों की साइकोलॉजी पर, मनोविज्ञान पर काम करें, चाहे वे बच्चों के साहित्य पर काम करें। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में, आज तो हम 140 करोड़ का देश हो गए, यहाँ पर एक भी विश्वविद्यालय उस समय नहीं था जब हम चर्चा कर रहे थे जी। तो लगा कि क्या एक विश्वविद्यालय भारत में नहीं होना चाहिए जो बच्चों की समस्याओं पर बातचीत करे, बच्चों के अधिकारों पर बातचीत करे, बच्चों के साहित्य पर, मनोविज्ञान पर, तमाम विषय खूब आयाम है। तो चर्चा निकली तो उसमें कुछ बड़े सकारात्मक सोच वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, विश्वविद्यालय स्थापित करना हमारे बस का नहीं है। मैं आज विश्व रंग के मंच पर बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि काश उस समय उस परिचर्चा में संतोष जी चौबे जैसे एक आध कोई व्यक्ति होते तो शायद संतोष जी अभी तक उसको पूरा मूर्त रूप दे चुके होते। लेकिन बाद में सौभाग्य ये अच्छा रहा कि वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और एक बार हम लोग गुजरात के प्रवास पर पहुंचे थे और सहज बातचीत में हम लोगों ने बताया कि इस प्रकार की एक कल्पना हम लोगों के मन में आई थी कि मध्य प्रदेश में कोई बच्चों का विश्वविद्यालय हो। आप आश्चर्य करेंगे विकास जी, मैं ये किसी की व्यक्तिगत प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनका विजन ऐसा था कि 1 वर्ष के बाद भारत की पहली चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी गुजरात में तैयार हो गई। और वो तो बना, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा था कि हमारे ट्रस्ट ने ये तय किया उस समय कि हम विश्वविद्यालय नहीं खोल सकते तो क्यों ना बच्चों के साहित्य पर शोध कार्य संपन्न कराने के लिए एक अच्छा रिसर्च सेंटर तैयार करें। और हमने उस समय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में चूंकि हम थे, तो हमने ऐसा किया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मान्यता लेते हुए अपना एक भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान इसकी स्थापना की। और आज मुझे बताते हुए आनंद है कि अब तक हम 88 PhD के शोध कार्य वहां से संपन्न करवा चुके, 88। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक संपूर्ण भारत में आप किसी भी विश्वविद्यालय में बाल साहित्य के किसी भी विषय पर शोध कार्य अगर संपन्न करना चाहते हैं तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी के जवाबदार अधिकारी बच्चों से तुरंत कहते हैं, शोधार्थियों से, कि आप इंदौर जरूर जाना। और उस शोध केंद्र पर आप जाएंगे, वहां पर आपको 60-70 हजार बाल साहित्य की किताबें एक जगह पर मिल जाएगी। एक और जो तीसरा मील का पत्थर वहां पर स्थापित हुआ, वो मील का पत्थर था, हमने ये अनुभव किया कि इन दिनों चूंकि डिजिटल का वातावरण है और लगातार दृश्य और श्रव्य माध्यमों से हम लाखों करोड़ों लोगों तक तुरंत पहुंचते हैं,
तो हमने बच्चों के धारावाहिक, बच्चों की फिल्में, इन दो माध्यमों को बाल साहित्य का ही हिस्सा मान करके उसका एक संग्रहालय तैयार किया और लगभग 400 के लगभग इस प्रकार की सीडी डीवीडी फॉर्मेट में हमने फिल्में एकत्र की और वो बच्चों को दिखाने का भी उपक्रम होता था और उन माध्यमों पर अगर किसी को शोध कार्य संपन्न करना है तो वो रेफरेंस के रूप में भी वहां पर उपयोग में आते थे। तो ये 2-3 काम वहां पर एक यश के भागी बने। एक चौथा मील का पत्थर, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं, जो पहला प्रयोग था वो हमने ये किया कि इन दिनों हम सब देखते हैं कि रिसर्च जर्नल्स के प्रकाशन की बड़ी मांग होती है। शोधार्थी चाहते हैं कि पीएचडी करने के पहले उनको 2 या 4 या 5 रिसर्च पेपर छप जाए। तो अपने अपने विषय के रिसर्च पेपर के लिए लोग पत्रिकाएं तलाशते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना बाल साहित्य की पहली शोध पत्रिका हम प्रारंभ करें। अरे वाह। और हमने फिर वहां पर एक समकालीन बाल साहित्य इस शीर्षक से एक शोध पत्रिका का वहां पर प्रारंभ किया। तो ये तो कुछ छोटे छोटे माइलस्टोन्स थे जिनकी मैंने बातचीत की। आगे और चर्चा होगी तो इसके विस्तार में भी हम जाएंगे, लेकिन ये बड़े काम बाल साहित्य के क्षेत्र में संपन्न हुए और मैं ये कह सकता हूं कि उस संपूर्ण काम में, चूंकि वो मैंने बताया समाज आधारित काम था, तो जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का योगदान था, उस तरह का योगदान हम भी दे पाए उसमें। मैं इसमें सर एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा कि बाल साहित्य पर जिस तरह का काम आपने किया है और जो नए लोग अब जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ें, एक तो दूसरा ये कि क्योंकि बाकी साहित्य के लिए तो बड़ा आसान है कि हमारे पास बहुत सारी जब बड़े लिखते हैं बाल साहित्य तब तो बड़ा आसान है कि वो कुछ भी जो वो महसूस कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बाल साहित्य बनाना, बाल साहित्य पर काम करना ये अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आपको बच्चों की नज़र से देखना है, बच्चों के लिए समझना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखना है। तो ये कितना कठिन होता है और नए लोग जो इसमें आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विकास जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया वास्तव में। और हम लोग जब लगातार शोध कार्य संपन्न करते हैं तो बाल साहित्य, चूंकि सामान्यतया ये दृढ़ धारणा हम सब लोगों की है ही भारत में, क्योंकि भारत में बाल साहित्य की परंपरा बहुत प्राचीन है। हम सब लोग जानते हैं कि पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर, वेताल 25, सिंहासन 32, ये श्रृंखलाएं कथाओं की, और इन कथाओं के माध्यम से, चूंकि इसको हम बाल साहित्य का हिस्सा मानते हैं, प्राचीन बाल साहित्य का, इनके माध्यम से बच्चे को संस्कारित करने का काम हम लोग करते रहे। तो हम लोगों का ये दृढ़ मत रहा कि एक मनुष्य को मनुष्य के रूप में निर्मित करने का काम बाल साहित्य करता है, उसको जीवन मूल्य देता है। तो इस काम के लिए लगने वाले लोग कितने गंभीर होना चाहिए, इस काम को करने वाले लोग कितने संवेदनशील होना चाहिए। आपका मूल प्रश्न वही है कि बाल साहित्य, बड़ों का साहित्य लिखना, एक मातृशक्ति की एक बहन अगर कोई महिला विमर्श पर केंद्रित लेखन करती है तो हम ऐसा मानते हैं कि वो, अपने यहाँ पर एक शब्द प्रयोग होता है साहित्य में, भोगा हुआ यथार्थ। अब भोगा हुआ यथार्थ, महिला का महिला के लिए लिखना, ये भोगा हुआ यथार्थ होता है। उसने खुद ने इस बात को अनुभव किया है जी। बच्चों के साहित्य के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चा स्वयं बहुत अच्छा लेखक नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं लेकिन ये अपवाद स्वरूप होता है। तो चूंकि बच्चों के लिए अगर इस प्रकार का सोद्देश्य लेखन करना है तो स्वाभाविक रूप से ये तय बात है कि उसको बड़ों को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग कई बार एक शब्द प्रयोग करते हैं कि बच्चों का साहित्य लिखने वाले जो बाल साहित्यकार हैं वो बड़ों का साहित्य लिखने वाले बड़े साहित्यकारों की तुलना में ज्यादा बड़ी चुनौती स्वीकारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये एक प्रकार से परकाया प्रवेश की प्रक्रिया है। वो अध्यात्म के क्षेत्र में होती है कि एक व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर से निकल करके दूसरे मृत शरीर में प्रवेश कर जाती है, वो एक अध्यात्म में कहीं इसका उल्लेख आता है। तो ये जो परकाया प्रवेश है, ये कैसा होता है कि 60 वर्ष का व्यक्ति, 85 वर्ष का व्यक्ति बैठ करके बच्चों के लिए कविता लिख रहा है और वो अपने आप को बच्चा मानकर लिखता है, तब जाकर के बाल साहित्य लिख पाता है। अन्यथा बच्चों के सोच का स्तर, बच्चों का सारा चिंतन मनन, आप सोचिए कि 65 साल का एक आदमी लिख रहा है कि कोका कोला का झरना, चॉकलेट का पेड़, परी उड़ती हुई आ रही है, ये सारी चीजें जब वो लिख रहा है तो तय बात है कि वो व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को बच्चा बना रहा है। और इस कायांतरण को किए बगैर मुझे लगता है कि बाल साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। तो नई पीढ़ी के जो युवा मित्र, हमारे जो बंधु भगिनी चाहते हैं कि बच्चों के लिए लेखन कर्म करना है, एक तो मैं ये बताऊं कि लेखन के क्षेत्र में इस समय जितनी चुनौतियां हैं उतनी चुनौतियां इस समय बाल साहित्य के क्षेत्र में नहीं है।
इस बात को हम समझे, क्योंकि बाल साहित्य लेखन करने वाले लोग कम हैं, बड़ों के साहित्य में लेखन करने वाले ज्यादा हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कंपटीशन कम है इसलिए आप सब लोग इस फील्ड में उतर आए, ऐसा नहीं, लेकिन ये गंभीर काम है जी। मैं सामान्यतः एक शब्द का प्रयोग करता हूँ बाल साहित्य लेखन का, जब आह्वान करता हूँ नई पीढ़ी से, तो मैं ये कहता हूँ कि आप देश और समाज के ऋण से अपने आप को यदि उऋण करना चाहते हैं, आप उस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको बाल साहित्य लिखना चाहिए। तो आप एक नई पीढ़ी तैयार करते हैं, आप अच्छे नागरिक तैयार करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कही कि ये चुनौती, बच्चों के लिए लिखना कितनी बड़ी चुनौती है, तो मैं आपको बताऊं कि अब ये चुनौती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये चुनौती कम नहीं हो रही है। आपकी मेरी पीढ़ी के लोग या हमसे पुरानी पीढ़ी के लोग जो थे, जो आज 65-70 वर्ष की अवस्था के हैं, उन्होंने पौराणिक आख्यान पढ़े तो उन्होंने अपने बड़ों से कभी तर्क नहीं किया। भैया गणेश जी की गर्दन काट दी, उसकी जगह एक हाथी की गर्दन को जोड़ दिया, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ऐसा हो गया, गणेश जी आज जैसे दिखते हैं वैसे थे। आज के बच्चे को आप ये कहानी सुनाएंगे तो वो कहेंगे क्या उस समय प्लास्टिक सर्जरी चलती थी क्या, कोई प्लास्टिक सर्जन थे क्या। तो ये जो तर्क शक्ति बच्चों की डेवलप हुई है, ये हुई है दरअसल तकनीकी के कारण से। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के पास लैपटॉप है, टैबलेट लेकर के बैठा हुआ है, वो गूगल पर सर्च करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज साहित्य के क्षेत्र में जो पुरानी बातें होती थी, हम लोग जैसे बड़ों के साहित्य में भी पढ़ते रहे कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब आज के बच्चे को अगर आप कहें कि सांप जो है वो केवल चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है, वो कहेगा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितनी खुरदरी सतह वाले पेड़ हैं उन पे सब पर सर्प चढ़ जाता है, क्योंकि उसके पैर नहीं होते हैं, इसलिए उसको चिकनी सतह पर चढ़ने में असुविधा होती है, तो वो रीढ़ की हड्डी के सहारे लिपट करके चढ़ता है। तो बस खुरदरी सतह पर्याप्त है, वो पेड़ नीम का हो, वो आम का हो, जाम का हो, अमरूद का हो, कोई भी पेड़ होगा वो सब पर चढ़ेगा। तो बच्चे को यह बात पता है। आप अगर आज उस बच्चे को ये कहें कि भाई चातक पक्षी होता है जो लगातार चंद्रमा की ओर ताकता रहता है और वो चोंच खोल करके बैठा रहता है, वो किसी जलाशय से पानी ग्रहण नहीं करता है, वो स्वाति नक्षत्र में जो पहली बारिश आती है उसकी पहली बूंद को सीधे अपनी चोंच में ग्रहण करता है। अब आज का बच्चा कहेगा कि क्या चातक पक्षी के पास कोई कैलेंडर होता है क्या, उसको मानसून की जानकारी है क्या, वो तुरंत गूगल करता है, मालूम पड़ता है वो तो सामान्य पक्षी है, वो तो कहीं भी तालाब का भी पानी पी लेता है, नदी का भी पानी पी लेता है। तो कहने का तात्पर्य उसके पास तर्क पर्याप्त है, ज्ञान पर्याप्त है, और इसलिए आज के बच्चे के स्तर पर जाकर के लेखन करना ये चुनौतियां और बढ़ा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे विज्ञान के क्षेत्र के हैं, इन दिनों साइंस फिक्शन पर बहुत काम हो रहा है। आप देखेंगे कि हॉलीवुड की वो एक्शन मूवीज जो विज्ञान के विषयों पर केंद्रित थी, वो भारत में हिंदी में आ जाने के बाद बच्चों की फिल्में बनी। बच्चों की फिल्म, बिल्कुल। आप चाहे डायनासोर की फिल्मों की बातचीत करें, जुरासिक पार्क के सभी सीक्वल्स ले लें, या इसके अतिरिक्त भी स्टार वार्स की बात करें। अब देखा जाए तो क्या ये मूलतः बच्चों के लिए लिखे गए थे क्या, विषय सब बड़ों के थे, लेकिन चूंकि बच्चों की अभिरुचियां धीरे धीरे प्रगट हो रही हैं, तो उन अभिरुचियों के समानांतर वैसा बाल साहित्य रचना, उस प्रकार के बाल साहित्य का रूपांतरण करके उनको ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट करना, ये आज के युग की मांग भी है और चुनौती भी है। तो नई पीढ़ी जो इस चुनौती को स्वीकार कर सकती है, मुझे लगता है कि उसे स्वीकारना चाहिए और बाल साहित्य के क्षेत्र में लेखन के लिए आना चाहिए। ये मेरा आह्वान भी है और आग्रह भी है सब बच्चों से। अब मैं सर आपके दूसरे पहलू पर आता हूँ, साहित्य अकेडमी वाले पहलू पर, और मैं दोनों को पहले जोड़ूंगा कि क्या साहित्य अकेडमी बाल साहित्य को लेकर कुछ नए कदम उठा रही हैं, कुछ नए काम कर रही हैं, कुछ वर्कशॉप या इस तरह के कुछ कार्य किए जा रहे हैं? सौभाग्य ऐसा है कि मैं अभी विगत 3.5-4 वर्षों से साहित्य अकादमी का निदेशक हूँ। 2020 में मैंने यहाँ पर आकर के काम प्रारंभ किया था। साहित्य अकादमी के अंतर्गत अपने मध्य प्रदेश में 4 सृजन पीठ हैं, तो उसमें से निराला सृजन पीठ का नाम हम सब लोगों ने सुना ही है, भोपाल में है, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में है, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में है, और बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर में है। हमारा सौभाग्य ये रहा कि यह बाल साहित्य सृजन पीठ जब पहली बार हमारे प्रदेश के मुखिया ने घोषणा की, वह घोषणा संयोग से देवपुत्र पत्रिका के कार्यक्रम में ही की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन भी चूंकि साहित्य अकादमी के अंतर्गत इस तरह के काम करता है, तो बाल साहित्य के उन्नयन के लिए उस पर शोध कार्य संपन्न कराना, नया रचना
कर्म करवाना, पुस्तकें प्रकाशित करना, इन सब कामों के लिए एक हम बाल साहित्य सृजन पीठ बनाएंगे। जी। और संयोग से वह पहली सृजन पीठ हम ही लोगों को सौंप दी गई इंदौर में, तब से वो इंदौर में ही है। जी। तो अब मुझे सौभाग्य ये मिला कि उसकी स्थापना के पहले दिन से बाल साहित्य सृजन पीठ का मैं काम करता रहा। जी। और भाग्य था कि बाद में मैं 3-3.5 वर्ष पहले यहाँ साहित्य अकादमी का निदेशक बना। तो ये चारों सृजन पीठ चूंकि अब व्यवस्था के अंतर्गत साहित्य अकादमी के साथ ही काम करती है, उसके अंतर्गत काम करती है। जी। तो साहित्य अकादमी के निदेशक के नाते मैं इनके भी काम देखता ही हूँ। और ये सभी इकाइयाँ अपने अपने स्तर पर इस प्रकार के काम करती हैं। तो बाल साहित्य सृजन पीठ जो है वो बच्चों की लेखन कार्यशालाएं विशेष करके आयोजित करती है। जी। इन्हें जब हम उसका काम देखा करते थे, इस समय घोषित रूप से उसके कोई निदेशक नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति परिषद की एक व्यवस्था है कि यदि इन चारों सृजन पीठ पर कोई निदेशक नहीं होता है तो साहित्य अकादमी का निदेशक ही दायित्व में होता है निदेशक के रूप में, वो स्वयं ही उसका काम देखते हैं। जी। तो इस समय भी वो सृजन पीठ काम कर रही है। और विगत लगभग 10 वर्षों से हम लोग लगातार बच्चों की लेखन कार्यशालाएं कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत नवाचार किए थे। मैं आपको बताऊं तो आश्चर्य करेंगे कि मध्य प्रदेश के कोने कोने तक जाकर के हमने छोटे छोटे ग्रामीण स्तर पर, जनजातीय क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र के बड़े बड़े विद्यालयों में भी हम कभी कविता लेखन कार्यशाला करते थे, कहानी लेखन कार्यशाला करते थे, बाल उपन्यास पर करते थे। धीरे धीरे हमको लगा कि ये तो सारी प्रचलित विधाएं हैं। इनके अलावा पत्र लेखन, चूंकि इन दिनों हम देखते हैं कि नई पीढ़ी का बिल्कुल छूट सा गया है, क्योंकि ईमेल का युग आ गया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बच्चे तैयार हो गए हैं। तो हमने पत्र विधा को विकसित करने के लिए पत्र लेखन की कार्यशालाएं की। हमने यात्रा वृत्तांत लेखन की कार्यशालाएं की, संस्मरण लेखन की कार्यशालाएं की, रिपोर्टाज कैसे तैयार करना। तो कहने का तात्पर्य कि साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सब विधाओं में बच्चों को आप पारंगत नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं, लेकिन बच्चों की रुचि जागृत हो जाए, उन्हें ये समझ में आए कि मैं साहित्य की किस विधा को अच्छे ढंग से लिख सकता हूँ। और आने वाले जीवन काल में फिर वो थोड़ा जब समझ विकसित हो तो उसको धीरे धीरे डेवलप करते रहें। तो इस दिशा में हमने पर्याप्त मात्रा में काम पहले भी किया था और अभी भी कर रहे हैं। अब बाल साहित्य के बाद अब साहित्य अकेडमी जो नए हमारे राइटर्स हैं, रचनाकार हैं, उनको किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं और क्या नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं उनके लिए जो अब नए रचनाकार आ रहे हैं? विकास जी, नवोदित रचनाकारों के लिए हमने कई योजनाएं बनाई वैसे, और साहित्य अकादमी में पूर्व से भी कुछ योजनाएं चल रही थी, कुछ नई तैयार हुई। और इसमें जो सबसे एक अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना साहित्य अकादमी की वह है प्रथम कृति अनुदान योजना। सामान्यतः हम लोग जानते हैं, अभी विश्व रंग के इस मंच से बात कर रहे हैं इसलिए नहीं कह रहा है, लेकिन आईसेक्ट पब्लिकेशन ने लगातार हम देख रहे हैं कि नवोदित रचनाकारों की पुस्तकों के प्रकाशन का काम हाथ में लिया है जी। तो शासन के स्तर पर ऐसे लोग जिनकी अब तक कोई भी पुस्तक नहीं छपी है, उनकी पहली पुस्तक यदि प्रकाशित होती है तो वो एक प्रकार से खुली विज्ञप्ति होती है। सब लोग अपनी अपनी पांडुलिपियां देते हैं और एक निर्णायक मंडल बैठ करके उसमें से चयन करता है। तो बड़ी संख्या में इस तरह की पुस्तकों को हम अनुदान देने का काम करते हैं। और वैसे इन दिनों हमने उसमें आयु के बंधन को समाप्त किया है, तो इसलिए अब कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ी उम्र के लोग भी ऐसे हैं जिनकी पहली किताब आज तक नहीं छपी है, कोई पुस्तक आई ही नहीं, तो इसलिए हमने उसका आयु बंधन समाप्त कर दिया। लेकिन ध्यान में ये आता है कि इसमें अधिकांशतः कम अवस्था के जो नवोदित रचनाकार हैं वो ही अधिक लाभान्वित होते हैं। तो युवा रचनाकारों को मैं कहूंगा कि वे साहित्य अकादमी की इस योजना का भी लाभ लें। इसके अतिरिक्त भी हमने कुछ योजनाएं ऐसी तैयार की है, जैसे हमारे पाठक मंच होते हैं। तो पाठक मंच में साहित्य अकादमी पुस्तकें क्रय करके समीक्षा के लिए भेजती है। पूरे मध्य प्रदेश में अभी हमारे 170 पाठक मंच हैं। तो उन पाठक मंचों पर जो पुस्तकें क्रय करके हम भेजते हैं, तो अभी इस समय जो अच्छा लिखने वाले युवा रचनाकार हैं, और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय परिदृश्य में बहुत अच्छे युवा रचनाकार उभर करके आए हैं, तो उनकी पुस्तकों को क्रय करके भी हम पाठक मंच को देते हैं। तो ये भी एक काम है। एक तीसरा काम ये रहता है युवाओं को प्रोत्साहन देने का कि हमारे यहाँ पर कुछ बड़े कवि सम्मेलन होते थे पहले, तो अखिल भारतीय स्तर के कवि उसमें आया करते थे। अब चूंकि वे तो वरेण्य हैं और बड़े नाम हैं जिनके नामों से हम सब सुपरिचित हैं, वे सब तो आते ही थे। मैंने थोड़ा सा एक नवाचार प्रारंभ ये किया कि जो नई पीढ़ी के रचनाकार मंचों पर काव्य पाठ करते हैं, तो नाम उसका अखिल भारतीय कवि सम्मेलन या रचना पाठ हमने रखा। मैथिली शरण गुप्त प्रसंग है, महादेवी वर्मा प्रसंग है, निराला प्रसंग है,
लेकिन उस पर जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होता है जी। उस कवि सम्मेलन में हमने मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत भर के युवा रचनाकारों को खड़ा करना शुरू किया। और उसके कारण से फायदा ये मिला कि इस तरह के बड़े मंचों पर आकर के कई बच्चों ने अपने आप को मांझना शुरू किया। उन्होंने स्किल्स प्रारंभ की सीखना कि आखिरकार मंचों पर, चूंकि देखिए जो काव्य मंच होते हैं उसकी एक बड़ी चुनौती ये होती है कि उसका जो श्रोता वर्ग होता है वो सड़क पर और चौराहे पर बैठा हुआ है। बिल्कुल। वो ठेला गाड़ी चलाने वाले से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, सीए तक है। सही बात। तो उन सब को एक साथ बांध कर रखना ये अपने आप में एक बड़ी कला है। ये साहित्य लिखने से इतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी नई पीढ़ी के खूब अच्छे बच्चे तैयार हुए हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि इस समय मध्य प्रदेश के लगभग 5,000 युवा बच्चों की एक बढ़िया टीम हमने तैयार कर ली है। और ये सब बच्चे काव्य के क्षेत्र में पूरे भारत भर में अपना नाम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और बड़ी संख्या में सब कविताएं लिख रहे हैं, मंचों पर पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये काम साहित्य अकादमी का ही था और हमने उसको हाथों में लिया और उसको थोड़ा ठीक ढंग से करने का प्रयास हमने किया है। अभी साहित्य अकादमी अपनी तरफ से बहुत सारे काम कर रहा है जैसा कि आपने बताया, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ चीज़ें हैं जो लोगों से आपको चाहिए या लोगों से, समाज से, जो आप चाहते हैं कि अगर ये एक कदम समाज या लोग आगे बढ़ें तो साहित्य अकादमी या साहित्य का काम और ज़्यादा बेहतर हो सकता है? आपने सच कहा कि इस दिशा में समाज का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इसको अगर हम एक सामान्य उदाहरण से समझें तो ऐसा समझ सकते हैं कि एक समय था कि फिल्मों में नग्नता, अश्लीलता, द्विअर्थी संवादों की बहुतायत में एंट्री हुई और हमने देखा कि निर्देशकों से, निर्माताओं से, फिल्म कलाकारों से जब पत्रकार या समाज के लोग ये प्रश्न करते थे खुले मंचों पर कि आप ये सब क्यों बनाते, तो वो कहते थे कि समाज की मांग है। अब समाज ने ये मांग कब की, इसका कोई उत्तर उन लोगों के पास नहीं था। किंतु हमने देखा कि इसी भारतीय समाज ने धीरे धीरे अपनी रुचि को परिष्कृत किया। तो आज आप देखिए कि जिसको हम रियलिस्टिक सिनेमा कहते हैं या आप उसको ऐतिहासिक गौरव बोध की कथाएं, तानाजी जैसी फिल्म आई, मणिकर्णिका फिल्म आई, आपके चंद्रयान मिशन पर केंद्रित, मंगलयान मिशन पर केंद्रित ये जो फिल्में आ रही है विज्ञान पर, हम कभी कल्पना कर सकते थे क्या कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गणित के लिए काम करने वाली शकुंतला देवी के जीवन पर आधारित कोई फिल्म आ सकती है? तो ये जो अभिरुचि परिष्कृत हुई समाज की, तो जैसे मैंने कहा कि अश्लीलता की मांग किसी ने नहीं की थी, वैसे ही इस परिष्कार की मांग भी किसी ने नहीं की थी, लेकिन बनाने वालों को, निर्माताओं को, निर्देशकों को, कलाकारों को ये समझ में आने लगा कि समाज अब हमको नकार रहा है, क्योंकि वे सब अर्थ केंद्रित हैं। तो जब अर्थ मिलना बंद हुआ, ठीक यही बात साहित्य पर भी लागू होती है। हमारे यहाँ पर लगातार हमने देखा कि कुछ विदेशी विचारों से अनुप्राणित अलग अलग तरह के दर्शन भारत में प्रवेश करते हैं और वो साहित्य पर पूरी तरीके से छा जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई रियलिस्टिक साहित्य, प्रगतिशील साहित्य, या उसको समाज में जो हो रहा है उसको जस का तस रखना वगैरह वगैरह। और फिर कुछ मुहावरे प्रचलन में आने लगे, स्त्री विमर्श शुरू हुआ, दलित विमर्श शुरू हुआ। ध्यान में ये आया कि इन सारे विमर्शों को हमने पश्चिमी जगत से उधार तो ले लिया, लेकिन इन विमर्शों का प्रभाव समाज पर क्या पड़ा? तो ध्यान में ये आने लगा कि जब से दलित विमर्श साहित्य में प्रारंभ हुआ तब से अगड़े और पिछड़े के बीच में विभेद बढ़ गया, जबकि भारतीय समाज अपने आप को इन विकृतियों से बाहर कर चुका था। इन्हें प्रायोगिक रूप से आज भारतीय समाज का कोई व्यक्ति कभी भी होटल में चाय पीते समय न तो होटल वाले से, न चाय सर्व करने वाले से, या ट्रेन में जो भोजन लेकर के आया उससे कभी जाति पूछ करके भोजन चाय नहीं लेता है। बिल्कुल। तो हमने जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से नकार दिया, वो लगभग बाहर हो गई। लेकिन हम आज भी ठाकुर का कुआं की बात कर रहे हैं, हम बार बार ले दे करके सती प्रथा की बात कर रहे हैं। इससे पहले आज 2023 में बैठ करके हम सोचें कि सती प्रथा पर केंद्रित कोई घटना हमारी पीढ़ी के लोगों ने कब सुनी थी? भारत में इससे पहले हुआ ही नहीं। बरसों पहले हम अपनी विकृति को दूर कर चुके। लेकिन कहने का तात्पर्य कि हम बार बार उसी विषयों पर केंद्रित उपन्यास लिख रहे हैं, उसी पर केंद्रित कहानियां लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, और हम इस बात को कह रहे हैं कि ये तो साहित्य जो है वो तो समाज का दर्पण है, इसलिए जैसा समाज है वैसा दिखता है। लेकिन आज समाज वैसा है क्या? आज क्या सचमुच सती प्रथा है क्या? आप लिखे जा रहे हैं, लिख इसलिए रहे हैं कि आज से 100 साल पहले चलता था, 50 साल पहले, कभी 60 साल पहले कभी कोई घटना एक इक्का दुक्का हुई हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन विमर्शों को अब धीरे धीरे सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। तो मैं कई बार एक शब्द प्रयोग करता हूं कि क्या हम भारतीय साहित्य में
दलित विमर्श को समरसता विमर्श में परिवर्तित नहीं कर सकते क्या? क्या हम इन जातीय एकता के बोध को जागृत करने वाली रचनाएं नहीं लिख सकते क्या? कब तक जाति के विभेद की बात करते रहेंगे? उसने उसका शोषण किया, उसने उसका शोषण किया। शॉर्ट मूवी बना रहे हैं तो झाड़ू पीछे बांध करके चल रहे हैं। आज किसी ने कोई दृश्य देखा है क्या? मैंने अपने 55 साल के जीवन में एक भी दृश्य नहीं देखा कि किसी व्यक्ति को अपनी पीठ पर झाड़ू बांध करके निकलना पड़ा हो। नहीं देखा। सर पर मेला ढोने की प्रथा भारत बहुत लंबे समय से दूर कर चुका। तो कहने का तात्पर्य जो विकृतियां दूर हो गई है उनको अब समाज का दर्पण बताने की आवश्यकता नहीं। तो दलित विमर्श को हम समरसता विमर्श में परिवर्तित करें, स्त्री विमर्श को हम परिवार विमर्श में परिवर्तित करें। जब आप भारतीय परिवार की बात साहित्य में करेंगे तो केंद्र में धुरी के रूप में आपको केवल और केवल माताएं बहनें दिखाई देगी। और इसलिए मैं बार बार इस बात का आग्रह करता हूं साहित्य क्षेत्र में कि आप जब स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो आप स्त्री शब्द पर चर्चा करते हैं। हम जब परिवार विमर्श पर बात करते हैं तो हम बात करते हैं दादी की, नानी की, बहन की, बुआ की, मामी की, चाची की, बेटी की। और ये जो रिश्ते हैं दरअसल ये रिश्ते स्त्री विमर्श के सही विषय समाज को देते हैं। उसी की आवश्यकता भारत को है। तो कहने का तात्पर्य हम इन विमर्शों का स्वरूप बदलें। बाल विमर्श की आज आवश्यकता है साहित्य में। बच्चों के लिए क्या लिखा जाना चाहिए, कैसा लिखा जाना चाहिए, इस पर अब हम चिंतन प्रारंभ करें तो मुझे लगता है कि सही अर्थों में जो पिछले मुहावरे चल रहे थे, जिसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि साहित्य को उस दर्पण के सामने कैसे खड़े होना है। अगर आप नंगे होकर खड़े रहेंगे तो दर्पण आपको नंगा दिखाएगा। अगर आप ठीक ढंग से कपड़े पहन करके खड़े रहेंगे तो आप कपड़े पहने हुए दिखाई देंगे। तो आप विकृतियों की चर्चा बंद करें, सुकृतियों की चर्चा प्रारंभ करें तो साहित्य का उन्नयन निश्चित है। सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे तो सकारात्मक ही रिजल्ट्स आएंगे, उसके परिणाम आएंगे। और जाहिर तौर पर जब आप सकारात्मकता की बात करते हैं तो समाज में भी सकारात्मकता बढ़ेगी। सर, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। समय की बाध्यता है, आपसे बात बहुत लंबी की जा सकती है, फिर हम किसी अगले एपिसोड में ज़रूर चाहेंगे कि आपसे बातचीत की जाए। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।